क्या बोला हमने? ऑटोसोमल किसे बोला है हमने? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर फॉल्ट हुआ तो उसे हम ऑटोसोमल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 22 पेयर है, तो 22 पेयर के जो ऑटोसोम्स है उनमें कोई फॉल्ट आया तो वो हो गया ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम म्यूटेशन भी लिख सकते हैं, अगर जीन में म्यूटेशन आया तो ये हो गया ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब ये दो तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डोमिनेंट और दूसरा है रेसेसिव। अब डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या है? मैं एक क्रोमोसोम पेयर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये वाला एक क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, एक क्रोमोसोम पेयर में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक क्रोमोसोम पेयर में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये दोनों भी नॉर्मल है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं आया, ये दोनों भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक में फॉल्ट आया, म्यूटेशन आया, कुछ भी चेंज आ गए और ये फॉल्टी हो गया, तो इसे मैंने फॉल्टी लिख दिया। ये एक पेयर ऐसे बन गई। ये तीसरी पेयर जो है, इन दोनों क्रोमोसोम में फॉल्ट आया, इन दोनों क्रोमोसोम में फॉल्ट आया, तो इसे बोल दिया मैंने रेसेसिव। अगर कोई डिसीज कॉज करने के लिए, अगर कोई डिसीज को कॉज करने के लिए, कोई डिसीज होने के लिए दोनों भी जीन पेयर में फॉल्ट आ गया, दोनों भी क्रोमोसोम के पेयर में अगर फॉल्ट आ गया, दोनों भी म्यूटेटेड जीन है। म्यूटेशन आपको पता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल्टी जीन। म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम में कोई फॉल्ट आ गया तो उसे हमने बोल दिया म्यूटेशन हो गया भाई। फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया और ये यहाँ का जीन है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो ये हो गया म्यूटेड, तो इसका एक्सप्रेशन भी गलत ही आएगा ना, इसका एक्सप्रेशन भी गलत आएगा ना। अगर इसे रेड कलर शो करना है, अगर इसे रेड कलर शो करना है और इसमें फॉल्ट आ गया तो ये रेड कलर नहीं शो कर पाएगा, तो उसमें हो गया फॉल्ट आ गया, उसे हम बोलेंगे फॉल्ट आ गया, म्यूटेशन हो गया। तो इस तरीके से मैं 3 जीन पेयर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एक क्रोमोसोमल पेयर जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, बहुत अच्छे से, तो डिसीज कॉज नहीं होगा। एक, पहले इसके बारे में बात कर ले, दोनों भी फॉल्टी जीन है, दोनों भी क्रोमोसोम के ऊपर फॉल्ट आ गया, रेड कलर से मेंशन किया है मैंने, अंदर फॉल्ट आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो ये डायरेक्टली डिसीज कॉज करेगा, तो इसे हम रेसेसिव बोल देंगे। एक जहां पे एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और उसके साथ में प्रेजेंट रहने वाला क्रोमोसोम कैसा है? फॉल्टी है। अब इसे अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल के साथ फॉल्टी का क्रॉस करें तो नॉर्मली क्या आना चाहिए? नॉर्मल के साथ अगर फॉल्टी का क्रॉस है तो क्या आना चाहिए क्रॉस में? बताओ क्यों फॉल्टी? बात करो बच्चों, जब हम बोलते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है, हेल्दीनेस हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, हेल्दीनेस ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, उसके साथ हमने अनहेल्दी कैरेक्टर का क्रॉस कर दिया, तो नॉर्मली जनरली जो क्रॉस आता है वो डोमिनेंट होना चाहिए। हमें मेंडल ने बताया, ये हमें किसने बताया? मेंडल ने बताया। लेकिन मेंडल को क्रॉस करने वाले भी कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल के साथ फॉल्टी म्यूटेड जीन आए तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, क्योंकि इसका भी पार्टिसिपेशन उतना ही है फॉल्टी जीन का, क्योंकि दोनों मिलके काम करेंगे। ये एक जीन मैंने ड्रॉ किया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ किया, दोनों पे RR प्रेजेंट है, ये दोनों अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले करेंगे तभी तो रेड कलर आएगा। लेकिन एक में से इसका दिमाग खराब हो गया और ये फॉल्टी हो गया, और ये फॉल्टी हो गया, तो इसने रेड कलर शो किया था क्या? याद करो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, इसने रेड कलर शो किया था? नहीं शो किया था। वहां पे हमें पिंक कॉम्बिनेशन मिला था, वहां पे हमें पिंक कॉम्बिनेशन मिला था, क्योंकि हमने व्हाइट के साथ क्रॉस किया था, तो ना उसने एक्सप्रेस किया खुद को, ना इसने एक्सप्रेस किया, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं चला। इसीलिए जब नॉर्मल के साथ फॉल्टी का क्रॉस होता है तो कभी कभी फॉल्टी जीन एक्सप्रेस हो जाता है, कभी कभी फॉल्टी जीन एक्सप्रेस हो जाता है, तो इसे बोला जाता है डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसीजेस, इसे बोलेंगे हम डोमिनेंट। यहाँ पे डोमिनेंट कौन हो गया बच्चों? फॉल्टी जीन। यहाँ पे डोमिनेंट कौन हुआ?
फॉल्टी जीन डोमिनेंट हुआ, इसीलिए इसे डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसीज बोला जाता है। और रिसेसिव में तो मैंने बोल दिया कि दोनों के दोनों फॉल्टी है, रिसेसिव है तो दोनों ने अपने कैरेक्टर को फॉल्टी एक्सप्रेस किया, उसे हम बोलेंगे रिसेसिव ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? यस और नो? यस और नो? कळलं का काय झालं? पुन्हा सांगू? रिपीट करो एक बार, बोलो। देखो, एक जीन, एक क्रोमोसोम पेयर, दूसरी क्रोमोसोम पेयर, तीसरी क्रोमोसोम पेयर। हमें पता है जब हम पेयर लेते हैं कैपिटल आर ऐसे लेते हैं ना, कैपिटल वाई ऐसे इस तरीके से लेते हैं, तो दोनों जब पेयर में क्यों प्रेजेंट है यार? जब इनका काम इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो साथ में, नहीं तो एक से ही काम चला लेते थे हम। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो क्या होता कि दोनों जब कंबाइन होते तब वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इनमें से अगर एक में भी फॉल्ट आ गया तो भी प्रॉब्लम है, और दोनों में फॉल्ट आ गया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 क्रोमोसोम की पेयर यहाँ पे ड्रॉ की आपके सामने। एक क्रोमोसोम पेयर, दोनों भी अच्छे, तो ये इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा, ये डिसीज नहीं कॉज करेगा, ये नॉर्मल कैरेक्टर शो करेगा। एक क्रोमोसोम पेयर ली जिसमें से एक नॉर्मल है और दूसरी जो है वो फॉल्ट आया, म्यूटेशन आया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो ये फॉल्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्टी जीन एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे नॉर्मल जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ पे डोमिनेंस कौन शो करेगा? फॉल्टी जीन डोमिनेंस शो करेगा, इसीलिए इसे डोमिनेंट ऑटोसोमल बोला गया। ऑटोसोम तो तुम्हें पता है 22 जो क्रोमोसोम है जो कैरेक्टर को शो करते हैं, बॉडी कैरेक्टर को, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पेयर होती है XY या XX जो सेक्स को शो करती है, मतलब मेल या फीमेल को शो करती है। तो हमारे 22 पेयर के कोई सी भी पेयर पे अगर फॉल्ट आ गया तो 2 में से एक अगर फॉल्टी है तो वो फॉल्टी एक्सप्रेशन देगा। एक पेयर मैंने ली यहाँ पे, दोनों में भी फॉल्ट है, दोनों के भी जीन खराब हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली डिसीज तो कॉज होगा ही होगा। यस और नो? यस और नो? तो इसे रेसेसिव बोला गया है, इसे डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसीज बोला गया है। क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको डोमिनेंट के। डोमिनेंट को क्या एग्जाम्पल दिया है? विडोपिक। डोमिनेंट का एग्जाम्पल दिया है विडोपिक और हनिंगटन डिसीज। हनिंगटन डिसीज इज रिलेटेड टू अ नर्व सेल जब ब्रेक होने लग जाते हैं, किसी भी वजह से नर्व सेल ब्रेक होने, टूटने लग जाते हैं नर्व सेल, तो उसे हनिंगटन डिसीज बोला जाता है। विडोपिक में अभी समझाऊंगी आपको। रेसेसिव डिसीज में आपको कुछ लिस्ट दी हुई है, देखो क्या क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फिनिलकीटोन्यूरिया है और सिकल सेल एनीमिया। 3 डिसीज दिए, देखो टेक्स्ट बुक में। फिनिलकीटोनारिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, रेसेसिव के एग्जाम्पल दिए। यस और नो? यस और नो? ठीक है, बात क्लियर है? तो अभी हम पढ़ेंगे जो आपके बुक में 2 डिसीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, एक है डोमिनेंट का और एक एग्जाम्पल है रेसेसिव का। तो पढ़ते हैं। विडोपिक पहला डिसीज दिया है आपको ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में, विडोपिक। विडोपिक राइट, विडोपिक ही है ना? ओके, विडोपिक। एक डायग्राम दिया आपके बुक में, देखो डायग्राम डायग्राम डायग्राम। इसका सर निकालू, इसके बाल इस तरीके से। यार डायग्राम निकालना डिफिकल्ट होता है क्या रे? जिसकी हैंडराइटिंग गंदी है उसे तो निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये इस तरीके से बाल है इसके, दिख रहे हैं क्या बालों के जैसे? नहीं दिख रहे हैं ना, छोड़ो। ये इंसान है, हंस रहा है तुम लोगों को देख के। दूसरा इंसान है, ब्लैक से ड्रॉ कर लेते। मोटा है नहीं कि ज्यादा खाना खा लिया इसने, ये तो और ज्यादा स्माइल कर रहा है। चलो, तो इसे बोला जाता है विडोपिक।
और इसे बोला जाता है स्ट्रेट हेयर लाइन। क्या हुआ बच्चों, इन्होंने बोला है विडो पिक का मतलब क्या है। विडो पिक का मतलब अगर आप बाल ऐसे करो, ऐसे करने के बाद में जिनके यहाँ पे वी शेप बनता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ से ऐसे ऐसे बाल होते हैं, यहाँ से पता है ना, ऐसे पॉइंटेड, और फिर ऐसे चेहरा बनता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन, जैसे मेरी है, मेरे यहाँ पे बाल दिख रहे तुम लोगों को, देखो स्ट्रेट है पूरी, आजकल तो निकाल भी देते हैं बोलना। तो मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को। अगर बालों की पोजीशन यहाँ से ऐसे वी शेप बन रही है तो उसे विडो पिक बोला गया है। क्या बोला गया है? विडो पिक। और किसी के यहाँ पे कोई भी वी शेप नहीं बन रहा है, सीधे बाल स्ट्रेट है बिल्कुल, तो उसे स्ट्रेट लाइन बोला गया है। क्या बोला गया है? स्ट्रेट लाइन। अब देखो इन्होंने विडो पिक को किससे मेंशन किया है, नोटिफिकेशन देखो क्या दिया है विडो पिक के, WW या फिर W स्मॉल w, राइट। ये होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का पता तुम लोगों को है ना, किसे बोलते हैं हम? यस और नो? इसे हम शो करेंगे W स्मॉल w से। तो इनका बोलना है बच्चों कि जब हम विडो पिक का क्रॉस, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रॉस ले लिया इस तरीके से, मेल और फीमेल, मेल फीमेल क्रॉस दिया नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए क्रॉस दे रही हूं। अगर मैं क्रॉस कर रही हूं कैपिटल W, मतलब विडो पिक वाला इंसान मेल क्रॉस करेगा किसके साथ? स्मॉल w, मतलब स्ट्रेट लाइन जिसके हेयर है उसके साथ। तो क्या मिलेगा हमें क्रॉस में? क्या मिलेगा क्रॉस में? क्या मिलेगा? F1 में क्या मिलेगा? कैपिटल W, यस और नो? कैपिटल W स्मॉल w मिला ना, यस और नो? विडो पिक का नोटिफिकेशन कैपिटल W, ये बहुत बार हो चुका है बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विडो पिक का नोटिफिकेशन कैपिटल W दिया, डोमिनेंट है ना, और कैपिटल W स्मॉल w, इसका भी मतलब डोमिनेटिंग ही हुआ। अगर मैं मेल जो विडो पिक है जिसके यहाँ पे ऐसे वी शेप बना है उसका क्रॉस करूं फीमेल के साथ जिसमें यहाँ पे स्ट्रेट हेयर लाइन है, कोई भी वी शेप नहीं बना है, तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा? डोमिनेटिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ। डोमिनेटिंग मतलब क्या? कैपिटल W स्मॉल w, राइट। कैपिटल W हमने किसके लिए शो किया है? विडो पिक के लिए, यस और नो? कैपिटल W स्मॉल w का मतलब क्या? विडो पिक। तो इसका बोलना है कि भाई जब विडो पिक जो होते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है विडो पिक को, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट शो करता है विडो पिक को, मतलब विडो पिक आगे जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? खूप सोपी गोष्ट आहे, बाकीच्यांना कळतंय का मी काय बोलते? येस और नो? कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर मला विचारा, ठीक आहे। आपण साधी गोष्ट केली, नॉर्मली आपण जो क्रॉस घेतो तोच क्रॉस घेतलेला आहे आपण, मेल फीमेल, ठीक है। मेल को हमने कंसिडर कर लिया विडो पिक है, फीमेल को हमने कंसिडर किया स्ट्रेट लाइन है। सीधा हमें क्या मिला क्रॉस में? कैपिटल W स्मॉल w। कैपिटल W स्मॉल w किसे शो करता है? विडो पिक को। तो विडो पिक क्या हुआ? उसमें विडो पिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसमिट हुआ, खत्म बात। क्लियर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, फिनिल कीटोनारिया। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिनिल कीटोनारिया, फिनिल कीटोनारिया, फिनिल कीटोन्यूरिया नाम का डिसीज होता है। क्यों होता है? देखो, हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनिल एनालाइन। क्या नाम है उसका? फिनिल एनालाइन नाम का एक अमीनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। समझ में आई बात? स्टोरी। फिनिल एनालाइन का काम होता है टायरोसिन में कन्वर्ट होना, टायरोसिन।
कब होता है, क्या होता है वहां पे? जब, सुनो मैं पहले स्टोरी सुना रही हूँ, बाद में समझा दूंगी तुम लोगों को। उसमें फिनिल एलानाइन हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम, सुनो मेरी बात, हमारे ब्लड के अंदर फिनिल एनालाइन नाम का एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। एक्चुअल में, मजाक नहीं कर रही मैं, फिनिल एनालाइन नाम का एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। उसका कन्वर्शन हमारे बॉडी के अंदर टायरोजिन में होता है। उसका कन्वर्शन हमारे बॉडी के अंदर टायरोजिन में होता है। ये टायरोजिन में कन्वर्शन करने वाला कौन होता है? फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम है। फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम है जो फिनिल एनालाइन का कन्वर्शन टायरोजिन में करता है, नॉर्मली करता है। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है जिसके बारे में हम रेसेसिव के बारे में बात कर रहे थे, ये इसका दोनों भी जीन फॉल्टी है। जो एंजाइम बनाने वाला जीन है, फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज बनाने वाला जो जीन है, वो पूरा म्यूटेटेड है, फॉल्टी है। तो उसने क्या किया? फिनिल एनालाइन को बनाया नहीं, एब्सेंस ऑफ फिनिल एनालाइन, क्योंकि ये तो म्यूटेटेड है। इस जीन का काम होता है फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम बनाना, लेकिन ये फॉल्टी है। तो इसने फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज बनाया नहीं, और बनाया नहीं तो टायरोजिन बनेगा क्या? फिनिल एनालाइन हाइड्रोलेज एब्सेंट है, बना ही नहीं, क्योंकि ये फॉल्टी जीन है, ये बना नहीं रहा है उसको। तो फिनिल एनालाइन का कन्वर्शन हमारे बॉडी में टायरोजिन में होगा क्या? यस और नो? नहीं होगा। टायरोजिन का काम क्या है? मैं क्यों हिस्ट्री बता दूं टायरोजिन की। टायरोजिन का काम होता है बच्चों हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन। टायरोजिन जो हमारे बॉडी में बनता है उसका काम होता है स्किन में पिगमेंटेशन लाना, मतलब स्किन का कलर चेंज करना, स्किन का कलर चेंज करना। तो इसके लिए टायरोजिन होता है। अब टायरोजिन बना ही नहीं तो स्किन में पिगमेंटेशन आएगा क्या? यस और नो? तो वो तो इंसान पूरा का पूरा व्हाइट स्किन वाला हो जाएगा। जिसके बॉडी के अंदर टायरोजिन नहीं बनता उसकी पूरी बॉडी व्हाइट स्किन होती है। व्हाइट स्किन, क्योंकि पिगमेंट बन ही नहीं रहा, मेलानिन बन ही नहीं रहा, वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसने क्या किया? स्किन पिगमेंटेशन किया ही नहीं, क्योंकि ये बना ही नहीं, तो व्हाइट स्किन हो गई। और व्हाइट स्किन इतनी नहीं, पूरे हेयर्स, बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी व्हाइट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी गोरी हो जाएगी, पूरे बाल, भौवे के बाल, जितने भी बॉडी पे तुम्हारे बाल होते हैं सारे के सारे सफेद। क्यों? क्यों सफेद? क्यों सफेद? भाई टायरोजिन बना ही नहीं, स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला बना ही नहीं, तो स्किन पिगमेंटेशन हुआ ही नहीं, तो इंसान तो पूरा व्हाइट हो गया, इंसान तो पूरा व्हाइट हो गया। अब देखो ये एक कैरेक्टर शो किया इसने। दूसरी बात, जब फिनिल एनालाइन टायरोजिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिनिल एनालाइन का भी डिपोजिशन हुआ ना बॉडी में, क्योंकि नॉर्मली फिनिल एनालाइन को कन्वर्ट होना होता है टायरोजिन में, वो हुआ नहीं। तो ये फिनिल एनालाइन क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है बच्चों, एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड CSF। व्हाट इज बाय CSF? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहने वाले फ्लूइड का नाम है CSF। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहने वाले फ्लूइड का नाम है CSF। तो फिनिल एनालाइन का कन्वर्शन टायरोजिन में हुआ नहीं, इसके वजह से ये वहीं पे जमा रह गया। और जमा कहाँ पे हुआ? ये एक्यूमुलेट कहाँ पे हुआ? ब्लड में और CSF में, मतलब सेरेब्रो, हमारे ब्रेन के फ्लूइड में जमा हो गया और हमारे ब्लड में जमा हो गया। तो इसके वजह से क्या कॉज हुआ? दूसरा रिजल्ट, ये पहला हमने देख लिया व्हाइट स्किन, दूसरा इफेक्ट किसने क्या शो किया? मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा इफेक्ट इसने क्या शो किया? मेंटल रिटार्डेशन। अगर मेरे ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉट्स बनते हैं, किसी भी केमिकल्स के अगर क्लॉट मेरे ब्रेन के अंदर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसीज कॉज करेगा बच्चों,
और वो डिसीज होता है मेंटल रिटार्डेशन। वो बच्चा मेंटली हैंडीकैप होगा, वो बच्चा मेंटली क्या होगा बच्चों, मेंटली हैंडीकैप होगा। यस और नो? इतनी बात समझ में आई तुमको? इसका पूरा जीन फॉल्टी है, तो फॉल्टी होने की वजह से इसने बनाया नहीं। एक तो ये क्या काम करेगा, एक तो थोड़ा सा बनाएगा, जैसे पहले वाले में देखा हमने डोमिनेंट में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा बनाया, मतलब क्या कि एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया लिटिल बिट अमाउंट में, लेकिन दूसरा एक्सप्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे क्या पूरे तरीके से एब्सेंट ही है, इसका दोनों भी जीन काम नहीं कर रहा, तो ये तो बनाया ही नहीं। बनाया नहीं तो टायरोसिन बना नहीं, तो टायरोसिन ने एक इफेक्ट शो किया, व्हाइट स्किन कर दी। अब फिनिल एनालाइन का कन्वर्सन टायरोसिन में हुआ नहीं, तो फिनिल एनालाइन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया ब्रेन में, तो ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ, ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ, तो इसका मतलब हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट्स बन गए उसके, तो क्लॉट्स के वजह से मेंटल रिटार्डेशन आ गया। तीसरी बात, तीसरा क्या इफेक्ट शो करता है, ये तीसरा क्या इफेक्ट शो करता है कि ये एक्सेस अमाउंट, अब ये फिनिल एनालाइन ब्लड में है, फिनिल एनालाइन ब्लड में है, तो फिनिल एनालाइन क्या हो रहा है, फिनिल एलानाइन, एक्सेस फिनिल एलानाइन एक्सक्रीट फ्रॉम यूरिन, तो यूरिन में से पास हो रहा है, ब्लड में भी गया है ना एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनिल एनालाइन, तो जो है वो यूरिन में भी पास हो रहा है एक्सेस अमाउंट में। जब ये यूरिन में पास होता है तो इसका नाम दिया जाता है फिनिल कीटोन्यूरिया, इसके वजह से इसे बोला जाता है फिनिल कीटोन्यूरिया। क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर है बच्चों बात? किसी को डाउट है पूछ लो इस पे, किसी को डाउट है पूछ लो। लाइट गई अभी, मे बी नेटवर्क थोड़ा सा वाइब्रेंट होगा, जब भी लाइट जाती है तो नेटवर्क का इश्यू आता है। अभी लाइट गई, किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? स्क्रीनशॉट निकालो इसका, स्क्रीनशॉट निकालो। ये शॉर्टकट है, ये थ्योरी के लिए शॉर्टकट है तुम्हारे, ये इजीली समझ में आ जाएगा तुमको। ये फ्लो चार्ट बना लेना, ये फ्लो चार्ट बना लेना। माहेश्वरी, फाल्गुनी, राधिका, साहिल, क्लियर है सगळ्यांना? यश, श्रद्धा, कल्याणी, जय, एफान, प्रतीक्षा, शिवानी, सगळ्यांचे नाव घेत आहे मी, कोणाला डाऊट? पुढे जायचं? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे डिसीज है आपको सेक्स लिंक्ड डिसीज, सेक्स लिंक्ड डिसीज। क्या होता है इस डिसीज में, देख लो। डिसीज तो हम कल पढ़ेंगे, उसकी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि हमें कुछ क्रॉसेस लेने हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिसीज, चल भी नहीं रहे पेन, इंक भी खत्म हो गई। सेक्स लिंक्ड डिसीज, सेक्स लिंक्ड जीन किसे बोलते हैं बच्चों? सबसे पहले सेक्स लिंक्ड जीन किसे बोलते हैं? याद करो, हमने पढ़ा था, याद करो वो दिन जब हमने क्रोमोसोम को निकाला था, एक्स क्रोमोसोम को, और एक निकाला था हमने वाई क्रोमोसोम, याद है? एक्स और वाई, ये वाला पोर्शन को हमने नाम दिया था नॉन होमोलोगस डिसिमिलर जीन, और ये वाले को नाम दिया था होमोलोगस। गर्मी हो रही है मुझे, लाइट चली गई है अभी। होमोलोगस, और मैंने बोला था कि एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के सर के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसे नाम दिया था हमने एक्स लिंक्ड, याद करो, याद है? और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन प्रेजेंट है उसका नाम दिया था हमने एक्स वाई लिंक्ड। यस और नो? याद है? ठीक है, तो देखो बच्चों, जीन लोकेटेड ऑन दी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। डेफिनेशन क्या है इसकी? जीन लोकेटेड ऑन, कहां पे जीन प्रेजेंट है? जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ दी सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स एंड वाई क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम के सर के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है सेक्स लिंक्ड जीन। उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन।
कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, 2 होते हैं ना, एक है एक्स लिंक्ड और वाई के सर के ऊपर वाई लिंक्ड। बात क्लियर है आपको? बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड हिस्ट्री बताऊंगी मैं उसकी, क्या लिखा है उसमें। ठीक है, एक्स लिंक्ड किसे बोला गया है? जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के सर के ऊपर बैठा हुआ है, एक्स लिंक्ड जीन। अब देखो बच्चों कि एक्स लिंक्ड डिसीज किसे बोलते हैं? एक्स लिंक्ड डिसीज को रेसेसिव डिसीज भी बोलते हैं, रेसेसिव डिसीज। और ये चांसेस होते हैं मेल में ज्यादा होने के। मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। मेल आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल। अब देखो हम ऐसे, अब मैंने बोल दिया एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, रेसेसिव है ना, ये एक्स पे अटैक करता है, अटैक ऑन एक्स, अटैक ऑन, गलत लिख दिया क्या अटैक क्या स्पेलिंग मैंने? अटैक ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करता है। एक्स लिंक्ड जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करेगा। अब फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, राइट? फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम है। मेल के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम है। अब देखो अगर अटैक हुआ, फॉल्टी जीन आया तो एक्स पे अटैक कर रहा है ना, एक्स पे एक फॉल्ट आया तो ये यहां पे फॉल्ट आ जाएगा। मैं इसे एफ से डिनोट करती हूँ। ठीक है, फॉल्ट आया एक्स पे। तो अगर फीमेल को उसे अफेक्ट करना है बच्चों, अगर उसे फीमेल को अफेक्ट करना है तो उसे दोनों भी एफ पे अटैक करना पड़ेगा, यस और नो? दोनों भी एक्स पे अटैक करेगा तभी तो डिसीज कॉज होगा, यस और नो? लेकिन अगर इसने मेल पे अटैक कर दिया, अगर इसने मेल पे अटैक कर दिया तो मेल पे मैंने बोला पहले कि ये एक्स क्रोमोसोम पे ही अटैक करता है, वाई पे अटैक नहीं करता। तो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, इस तरीके से, तो ये डायरेक्टली अफेक्टेड हो गया। इसे दूसरे क्रोमोसोम की भी जरूरत नहीं पड़ी अफेक्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला, समझ में आया? एक सेकेंड ना, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पता है मुझे, चलो छोड़ो। मैंने क्या बोला है कि फीमेल के ऊपर अटैक करने के लिए, फीमेल को अफेक्ट करने के लिए उसे दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करना पड़ेगा, राइट? तब ये अफेक्टेड होगी, तब इसे डिसीज कॉज होगा। लेकिन मेल के ऊपर अगर इसने अटैक किया तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, राइट? तो ये डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा, तो इसे डायरेक्टली डिसीज कॉज हो जाएगा। अब देखो एक सिचुएशन और फीमेल की मैं यहाँ पे रख रही हूँ, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। अब इसने एक पे अटैक किया और एक पे अटैक नहीं किया, ये नॉर्मल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैरियर। याद करो सिकल सेल एनीमिया, क्या पढ़ा था हमने सिकल सेल एनीमिया में? HbA HbS, याद है? HbA HbS, यस और नो? जब नॉर्मल के साथ फॉल्टी होता है तो उसे हम कैरियर बोलते हैं। फॉल्टी बोलते हैं क्या? नहीं, उसके अंदर डिसीज है लेकिन वो मरेगा नहीं इंसान, वो डिसीज के जीन को कैरी कर रहा है, उसमें ऊपर से उसके कोई भी कैरेक्टर चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जब हम HbS लिखते हैं बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है? लीथल होता है। इसका मतलब क्या होता है? लीथल, मतलब डायरेक्टली मरेगा, ये बचेगा नहीं। लेकिन जहां पे नॉर्मल के साथ डिसीज कॉजिंग जीन है तो वो क्या हो जाता है? कैरियर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? कैरियर। अब एक एक्स पे अटैक करता है और फीमेल के पास 2 एक्स है, फीमेल के पास 2 एक्स है, तो एक एक्स पे इसने अटैक कर दिया तो एक तो इसका नॉर्मल है, यस और नो? एक तो इसका नॉर्मल है, तो ये क्या हुई बच्चों? कैरियर हुई, राइट और नॉट? अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो आगे के क्रॉसेस भी समझ में आएंगे। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बाकी के क्रॉसेस बहुत इजीली आ जाते हैं। सिर्फ इतनी बात समझनी है तुमको कि मैंने 3 कॉम्बिनेशन तुम्हारे सामने रखे हैं। एक्स, एक पे फॉल्टी जीन है, एक पे नॉर्मल जीन है।
एक XX पे पूरे फॉल्टी जीन है और एक पे एक फॉल्टी जीन। जब एक फॉल्टी और एक नॉर्मल आएगा तो उसे हम कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कैरियर। उसमें अपीयरेंस से, मॉर्फोलॉजी से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे नहीं, वो मरेगा नहीं, लेकिन वो डिसीज कैरी जीन को आगे लेके जाएगा। उसके अंदर डिसीज कॉज करने वाला जीन है, लेकिन वो डेथ नहीं कॉज करेगा उसकी, वो सिर्फ डिसीज को आगे लेके जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम कैरियर बोलते हैं। अगर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम पे दोनों के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ये तो जीन, ये तो फॉल्ट से एक्स पे अटैक कर रहा है, तो दोनों के अगर ऊपर उसने अटैक कर दिया तब उसे डिसीज कॉज होगा, तब उस फीमेल को डिसीज कॉज होगा। लेकिन मेल के बारे में तो एक चीज अलग है बच्चों। मेल के बारे में हमने क्या बोला है कि अगर एक्स और वाई प्रेजेंट है और ये तो अटैक एक्स पे करती है, तो एक ही जीन से ये पूरा मर जाएगा, क्योंकि इसके पास दूसरा बचाने वाला प्रेजेंट है। क्या है? क्या एक्स क्रोमोसोम है दूसरा इसके पास बचाने के लिए? यस और नो? तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली डिसीज कॉज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे मेल आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल, क्योंकि फीमेल को अटैक करने के लिए इसे दोनों क्रोमोसोम को अटैक करना पड़ेगा, तभी फीमेल डिसीज कॉज होगी। लेकिन मेल के बारे में ऐसा नहीं है। मेल में डायरेक्टली क्या होगा बच्चों? एक क्रोमोसोम पे अटैक हो गया, डिसीज हो गया, उसे खत्म बात। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? नहीं क्लियर हुई? अच्छा देखो मैंने बोला कि एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करता है। ये वाला जो है सेक्स लिंक जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम, रेसेसिव डिसीज है, एक्स क्रोमोसोम पे अटैक करता है। अगर इसने एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अटैक किया तो फीमेल के कॉम्बिनेशन ये है, मेल के ये है, ठीक है। तो हर बार वो सारे दोनों के दोनों जीन पे इफेक्ट करेगा ऐसा नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, वो किसी भी एक जीन पे पेयर पे अटैक करेगा। तो इसने पहले सिचुएशन लेते हैं कि दोनों भी जीन पे अटैक कर दिया एक्स एक्स के, तब ये फॉल्टी हुई ना। फीमेल कब फॉल्टी हुई? जब दोनों भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसने अटैक कर दिया, तब ये फॉल्टी हुई, तब इसे डिसीज कॉज होगा। यस और नो? यस और नो? दूसरा जो कॉम्बिनेशन है मेल का, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, और ये एक्स पे अटैक करता है, तो इसने एक्स पे ऊपर अटैक कर दिया। तो इसे बचाने वाला कोई है क्या वहां पे? एक्स का पेयरिंग कोई प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे तो वाई प्रेजेंट है, वाई नहीं बचाएगा इसे, ये डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएगी, ये कैरियर नहीं होगे। मेल कैरियर हो सकते हैं क्या? मेल कैरियर होगे क्या? यहाँ पे कैरियर कब बोलेंगे कि इसके साथ जब इसका सेम वाला जीन प्रेजेंट है तब इसे कैरियर बोलेंगे। वाई पे तो अटैक ही नहीं किया उसने, वाई का तो रिलेशन ही नहीं है इसके साथ में। इसने एक ही एक्स क्रोमोसोम था और एक ही एक्स क्रोमोसोम पे अटैक कर दिया, तो डायरेक्टली वो इंसान को डिसीज कॉज हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली मेल को अफेक्ट कर सकता है। जब फीमेल के दोनों जीन के ऊपर अटैक करेगा तब फीमेल अटैक होगी। लेकिन अगर फीमेल के एक जीन पे अटैक किया और एक पे नहीं किया, क्योंकि दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है, और एक एक्स पे अटैक किया और एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स, ये वाले एक्स ने बचा लिया ना इस एक्स को। यस और नो? ये वाले एक्स ने इस एक्स को बचा लिया, तो ये डिसीज कॉजिंग नहीं हुई, ये कैरियर हुई। ये क्या हुई? कैरियर। जैसे हमने हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा है, एचबीएस को हम कैरियर बोलते हैं। याद करो, सिकल सेल एनीमिया कैरियर बोलते हैं। इसने डिसीज को साथ में लेके जाना है, इसे डिसीज नहीं होना है। लेकिन जब एचबीएस बोलते हैं, मतलब क्या? उसे डिसीज हो चुका, वो मर जाएगा इंसान, वो बचेगा नहीं। लेकिन एचबीए अगर बोलते हैं तो नॉर्मल है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे कि 2 एक्स प्रेजेंट है, एक एक्स पे अटैक किया, एक एक्स यहाँ पे नॉर्मल है, और इस एक्स ने इस एक्स को बचा लिया, तो ये कैरियर हुआ। ये डिसीज कॉजिंग नहीं होता, इसे सिर्फ बोलते हैं कैरियर। समझ में आया नंदिनी? नंदिनी क्लियर है? आता म्हणून इसके वजह से डायरेक्टली मेल में डिसीज कॉज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिसीज मेल में कॉज होते हैं, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत ही रेयर कंडीशन में 2 एक्स पे अटैक होता है, बहुत बार एक ही एक्स पे अटैक होता है। जैसे यहाँ पे एक एक्स पे अटैक हुआ, तो बहुत नॉर्मली एक ही एक्स पे अटैक होता है। रेयर केसेस में 2 एक्स पे अटैक होते हैं। जब 2 एक्स पे अटैक होंगे तभी फीमेल में डिसीज कॉज होगा, तब तक नहीं होगा, वो कैरियर रहेगी। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है बहनो? किसी को डाउट है पूछ लो, फिर मैं लेक्चर ऑफ कर रही हूँ, कल से हम क्रॉसेस पढ़ेंगे। क्लियर है?
चलो बाकी का हम कल पढ़ेंगे, लेक्चर देख लेना 1 घंटे के बाद, अगर किसी को डाउट है तो कल पूछ लेना मुझे, ठीक है। बाय एवरीवन।